गुड इवनिंग दोस्तों। साइंस एकेडमी के ऑनलाइन सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सब यूपी और बिहार बोर्ड से संबंधित केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे और जानेंगे। ठीक है, चलिए ठीक। आज बेसिकली आज के सेशन में बिहार बोर्ड के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए आज पहले सेशन में 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्थ केमिस्ट्री बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बताता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, यानी गुड कंडक्टर कौन है, गुड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर मतलब ये होता है कि विद्युत क्या हो आसानी से आर पार चला जाए। तो निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक जो होता है वो कौन सा होता है, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। क्या होता है जी, कॉपर। विद्युत का सुचालक क्या होता है, कॉपर होता है। मैग्नीशियम नहीं होता है, जर्मेनियम नहीं होगा और ये नहीं होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक होता है, यानी गुड कंडक्टर कौन होता है, कॉपर होता है। क्या होता है जी, कॉपर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अर्धचालक है, निम्न में से कौन अर्धचालक है। अर्धचालक में सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सिलिकॉन, कॉपर, अर्जेंटम, फेरस, लोहा। ठीक ना, तो कॉपर क्या धातु है, Ag भी धातु है, Fe भी क्या है, धातु है। यानी कि सिलिकॉन जो होती है वो क्या होती है, अर्धचालक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, निम्न में से कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, क्या निर्भर नहीं करती है। सामान्यता जिसको इंग्लिश में नॉर्मेलिटी कहते हैं, मोलरता जिसको मोलरिटी कहते हैं, मोलरता जिसको कहते हैं मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, टेम्परेचर पे कौन निर्भर नहीं करती है। एक फार्मूला होता है m = v/w, एक होता है m = n/t। क्या होता है, n/t, जिसमें सॉरी n/v, जिसमें वैल्यू आ जाए आयतन अगर वो टेम्परेचर निर्भर करती है, और जिसमें वैल्यू नहीं आ रहा है यानी कि n/w जिसमें नहीं आ रहा है वो क्या करता है, मोलरता पर निर्भर नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो इसमें मोलरता जो होती है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। मोलरता की फार्मूला होता है m = n/w, और मोलरता की फार्मूला होती है m = n/v। ठीक ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि कौन सी सांद्रता इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है, तो मोलरता निर्भर नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इतने भी क्वेश्चन यहाँ सॉल्व किया जा रहा है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। इसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे और नोट डाउन करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर भी बताएंगे। ठीक है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और लोहे से जंग लगने के लिए ध्यान दीजिएगा, लोहे से जंग लगने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। PbO नहीं किया जाता है, PbO2 नहीं किया जाता है, PbSO4 नहीं किया जाता है,
Pb3O4, यानी कि PbO प्लस PbO2 जब मिलता है तो क्या बनता है Pb3O4। यानी कि लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए Pb3O4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। लोहे पर जंग लगने से, क्या लोहे पर जंग लगने के लिए आक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? लोहे पर जंग जो लगता है उसमें कौन सा आक्सीकारक पदार्थ क्या करता है, उत्तरदायित्व होता है? तो कहेंगे, देखिए भाई, शुष्क वायु, आर्द्र वायु, आसुत जल, O2 प्लस CO2। शुष्क वायु नहीं होता है, आसुत जल भी नहीं होता है, O2 प्लस CO2 भी नहीं होता है, यानी कि आर्द्र वायु यहाँ आंसर सही होगा। यानी कि मॉइस्चर एयर क्या करता है, लोहे पर जंग लगने के लिए आक्सीकारक पदार्थ का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर देखिए, निम्न में से सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? निम्न में से सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ क्या होता है, कौन होता है? आपको पता है कि हैलोजन ग्रुप होता है। क्या होता है? हैलोजन ग्रुप। यानी कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और जो होता है पी ब्लॉक के जो एक तत्व होता है, पी ब्लॉक में एक होता है हैलोजन बॉन्ड, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ इसमें क्या होता है जी? फ्लोरीन होता है। यही नेक्स्ट बनता है F2Cl2 Br2 और I2। यानी कि इसमें सबसे प्रबल आक्सीकारक क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और सबसे कम आक्सीकारक यानी दुर्बल आक्सीकारक कौन होता है? आयोडीन होता है। तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे प्रबल आक्सीकारक पदार्थ क्या होगा? फ्लोरीन। ठीक है, क्या होगा? फ्लोरीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, क्वेश्चन है धात्विक बंधन इनमें से किसमें पाया जाता है? धात्विक बंधन यानी कि मेटालिक बॉन्ड इनमें से किसमें पाया जाता है? तो मेटालिक बॉन्ड, ये डिफिनेशन से ही पता चलता है कि मेटालिक मतलब धातु, यानी धातु में ही पाई जाती है। साधारण में नहीं पाई जाएगी और धातु में नहीं पाई जाएगी और जल में नहीं पाई जाएगी, यानी कि इसका आंसर होगा धातु। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीनेबार है? देखिए, ये अयस्क चैप्टर है, यानी कि तत्वों के निष्कर्षण और सिद्धांत का ही ये क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सीनेबार है? सीनेबार देखिए, लेड सल्फाइड, जिसको कहते हैं लेड सल्फाइड, ये जो होता है लेड सल्फाइड वो गैलेना कहते हैं, जो लेड का अयस्क होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, ये होता है हाइड्रागेरम सल्फाइड। ठीक है, HGS, ये जो होता है वो सिनेबार यानी कि Hg का अयस्क होता है। ठीक है, तो निम्न सिनेबार कौन है जी? HGS। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ऑक्सीजन की बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, ये बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का क्या होता है जी? 8। सिंपल भाषा में जो हम कहेंगे तो क्या कहेंगे जी? ऑक्सीजन का 1s² 2s² और 2p4, 2 2 4 4 8, है ना? 1s² 2s² 2p4, यानी कि अंतिम कक्षा में क्या पूछा है जी? ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2s² 2p4। देखिए, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा 2s² 2p4। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर, मैग्नीशियम धातु के बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? मैग्नीशियम, आपको पता है कि मैंने पिछले क्लासों में बताया था कि सेकेंड डे के जो तत्व होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, ये सब +2 यानी ऑक्सीकरण क्षमता रखते हैं। यानी कि मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है जी? 12 होता है। तो इसको लिखोगे 2 8 2, तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? 2। तो इसका आंसर क्या होगी? 2। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर,
p ऑर्बिटल का आकार होता है, p ऑर्बिटल का आकार होता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है p ऑर्बिटल का आकार होता है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन है डंबेल, डबल डंबेल, गोली, इनमें से सभी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। p ऑर्बिटल जाने के लिए देखिए, ये होता है ऐसे करके गोलाकार शेप होता है, जिसको स्फेरिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्फेरिकल, गोलाकार, इसको कहते हैं स्फेरिकल। क्या कहते हैं जी? स्फेरिकल, यानी कि गोलीय। ठीक है। एक होता है डमरू जैसे, शिव भगवान के डमरू जैसे, ऐसे। ठीक है, ऐसे। इसको कहते हैं हम लोग डबल 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 बेल। क्या कहते हैं? डबल बेल। ठीक ना। एक होता है शिव भगवान का डमरू तो होता ही है, उसमें एक और डमरू ऐसे करके जुड़ जाता है, यानी कि ये s ब्लॉक के होते हैं। ठीक ना, s ऑर्बिटल के होते हैं, स्फेरिकल। ये होता है p ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? p ऑर्बिटल होता है। और ये जो होता है शिव भगवान का डबल डमरू होता है, वो क्या ऑर्बिटल होता है? d ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि p ऑर्बिटल का आकार क्या होता है। तो अभी बताए हैं कि जो गोलीय होता है, उस स्फेरिकल जो होता है वो s ऑर्बिटल होता है। यहाँ पूछा p ऑर्बिटल है। जो डमरू के आकार का होता है इसे, उसको डबल बेल कहते हैं, इसको p ऑर्बिटल कहते हैं। तो इसमें कुछ आंसर क्या होगा जी? डबल बेल। क्या होगा? डबल बेल। ये होगा आपका p ऑर्बिटल। डबल डम्बेल क्या है? उसको कहते हैं d ऑर्बिटल, और इसको कहेंगे s ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन इसमें से 1 2 3 4 प्रकार के क्वेश्चन बन जा रहे हैं, s p और d। ठीक है। तो जो गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, वो s ऑर्बिटल होता है। जो डमरू का अकॉर्डिंग होता है, डमरू के आकार का होता है, उसको क्या कहते हैं? p ऑर्बिटल कहते हैं। और जो डबल डमरू का आकार होता है, उसको कहते हैं d ऑर्बिटल होता है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? डम्बेल या डम्बल, डम्बेल। ठीक है। नेक्स्ट 12 नंबर, निम्न से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? निम्न से किसे कास्टिक सोडा कहा जाता है? कास्टिक सोडा को दूसरा नाम सोडा लाइम होता है, और सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड भी होता है। तो ऑप्शन में देखिए, इसका आंसर क्या होगा जी? NaOH। ये जो NaCl है, ये साधारण नमक होता है। क्या होता है जी? साधारण नमक होता है। ये सोडियम क्या होता है? कार्बोनेट होता है। और ये जो होता है Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। ठीक ना। धोने वाला साबुन का ही, धोने वाला कहिए चाहे इसको बेकिंग सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, हाँ जी, बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा कहा जाता है कि धावन सोडा कहा जाता है? तो बताए, इसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं जी? इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। Na2CO3 10H2O, यानी कि इसको NaCl साधारण नमक कहते हैं, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहे सोडा लाइम चाहे कास्टिक सोडा, और इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या बेकिंग सोडा। ठीक है। इसमें आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम क्या है? तो पोटास एलम को फिटकरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? फिटकरी। सूत्र क्या होता है? K2SO4 Al2SO4 का ट्राइस 24H2O। जब इसको तोड़ेंगे तो किसमें बदलेगा? K प्लस L3 प्लस और SO4 माइनस माइनस में क्या होता है? टूट जाता है। तो इसको हम लोग अपने भाषा में, केमिस्ट्री भाषा में द्विक लवण भी कहा जाता है। द्विक लवण भी कहा जाता है, डबल साल्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें आंसर क्या होगा? युग्म लवण चाहे डबल साल्ट। क्या कहेंगे इंग्लिश में? डबल साल्ट।
साधारण यौगिक नहीं होगा, जटिल लवण नहीं होगा, ठीक है, और इनमें से सभी नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये लवण। पेटिगरी का सूत्र होता है K2SO4 N2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जब इसको तोड़ेंगे तो K प्लस N3 प्लस SO4 माइनस माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो है द्वितीय लवण कहलाता है, या कह सकते हो युग्म लवण भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम पोटास एलम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या है? हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या है? हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या है? ध्यान दीजिए, हीरा एक कार्बन जो होता है 4, ये संरचना होता है हीरा का, ठीक ना। एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितना बना जी? 4 सिग्मा। कितना बना? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा मतलब sp3। इसका प्रसंकरण क्या बनेगा? sp3। क्या बनेगा? sp3, ठीक है। यानी कि एक अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो समझो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड दिखाई दे तो एक होगा क्या? एक पाई बंद, एक सिग्मा बंद, और ट्रिपल बंद है तो एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई, ठीक है। यानी कि अगर सिंगल बॉन्ड दिखाई दे तो एक सिग्मा, डबल में है तो एक पाई बंद, एक सिग्मा बंद, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक पाई, एक सिग्मा, एक पाई बंद, ठीक है। चलिए, तो हीरा में कार्बन परमाणु का प्रसंकरण क्या होगा? ये देखो भाई, हीरा का ये चतुष्फलकीय होता है। चतुष्फलकीय होने का एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा होने के कारण इसका प्रसंकरण क्या बनेगा? sp1 p1 p2, यानी कि sp3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, अगला क्वेश्चन है, देखिए यौगिक का नाम पूछा है। इस यौगिक का क्या नाम है? सबको पता है कि इस यौगिक का नाम कैसे निकालेंगे। अभी बताए हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा? एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक पाई एक सिग्मा एक पाई, ठीक है ना हो, ठीक है। अब इसमें यौगिक का नाम लिखना है। तो देखो 2 3 4 5 6, यानी कि C6H5OH लगा हुआ है, ठीक ना। C6H5OH इसका है, इसका नाम क्या होता है ये पूछा है। तो इसका नाम क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? मैंने अभी एक चीज बताया था कि एक सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो तो एक पाई एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक पाई एक सिग्मा एक पाई, यानी कि 2 पाई एक सिग्मा, ठीक है। अब ये बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होती है? चलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बेंजीन का 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए अभी बोले हैं कि भाई एक सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा होगी। मैंने कहा एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, सब बोल दिया, ठीक है। एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, और एक सिग्मा ये हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड बन रहा है तो एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, ठीक है। तो इसमें पहले सिग्मा बॉन्डों की संख्या जाना जाए कि सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, इसको जाना जाए। सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है, इसको जाना जाए। गिनती करो आप, 1 2 3 4 5 6, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना है? 6, ठीक है। पाई बॉन्ड देख लो, 1 2 3, पाई कितना है? 3 है। तो बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 होगी। क्या होगी? 3। एक बार और समझ लो, ये स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर बन रहा है बेंजीन का, देखते जाओ आप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बन गया बेंजीन का, ठीक है। क्लियर? मैंने अभी बताया आप सभी को कि भाई एक बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, एक बॉन्ड हो तो एक सिग्मा, एक बॉन्ड हो तो एक सिग्मा। इधर तो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड जा रहा है ना, तो एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा।
आज समझ में? पूछा है बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी, बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए यहाँ पे। पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड निकाल लें, 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बॉन्ड कितना होगी 6, पाई बॉन्ड निकालो आप, 1 2 3, पाई कितना होगी 3। ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो क्वेश्चन में पूछा है क्या है, बेंजीन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होगी, तो पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, उजला और पीला फास्फोरस निम्नलिखित में से क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। उजला और पीला फास्फोरस ये दोनों क्या होते हैं, अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉपी होते हैं। क्या होते हैं, एलोट्रॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम का परसेंटेज क्या होता है पृथ्वी में 7.5%, सोडियम का 2.4%, Fe का 4.2% और सिलिकॉन का 26%। पूछा है निम्नलिखित में कौन सी धातु पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या बात कर रहा है भाई, मेटल की बात कर रहा है, किसका, मेटल का। ये बताइए, एल्युमिनियम मेटल है, सोडियम मेटल है, Fe मेटल है, सिलिकॉन क्या है, मेटल नहीं है, ये क्या है, उप धातु है। क्या है जी, उप धातु है, जो धातु और धातु दोनों का गुण रखता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, धातु पृथ्वी में पाई जाती है, तो कौन सी धातु इतनी में से बड़ा है, एल्युमिनियम। क्या है, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा जी, एल्युमिनियम। अगर यहाँ पे पूछता कि भाई कौन सी धातु पृथ्वी और ऑक्सीजन होता, तो ऑक्सीजन का अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को किस नाम से जाना जाता है। हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं, पीरियोडिक टेबल में जानते होंगे ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, इसमें 2 होता है, फर्स्ट डे सेकेंड डे, ठीक है, थर्ड फोर्थ फास्ट, यानी कि फर्स्ट से पहले और दूसरे को, पहले को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ठीक है, उसी तरह तीसरे से लेकर 12 तक ये होता है, इसको कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं, इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और 13 से लेकर 18 तक इसको कहते हैं हम लोग क्या, टी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो 14 15 16 17, 17वें वर्ग जो होता है उसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, जिसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है, वो होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो पूछा किस धातु किस नाम से जाना जाता है, तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्षारीय धातु फर्स्ट का आता है, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। फर्स्ट में सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम फ्रांसियम, और सेकेंड में बेरिलियम मैग्नीशियम और इत्यादि। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, हैलोजन। ठीक है, नेक्स्ट, इथिन बहुलकीकृत होकर निम्नलिखित में से क्या बनाता है। इथिन बहुलकीकृत होकर क्या बनाता है, निम्नलिखित में से क्या बनाता है। आपको पता है इथिन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बहुलकीकरण जब होता है, बहुलकीकृत होता है, पॉलीमराइजेशन होता है, ये क्या बनाता है, NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये होता है क्या, पॉलीथीन। क्या बनाता है जी, पॉलीथीन बनाता है। ठीक है, CH2 सिंगल डबल बॉन्ड CH2 जो पॉलीमराइजेशन होता है, तो NCH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ बनता है, ये पॉलीथीन बनता है। यानी कि इथिन जो होता है, ये इथिन है, बहुलकीकृत होने पर क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। क्या बनता है जी, सॉरी, पॉलीथीन बनता है। ठीक, क्या बनता है जी, पॉलीथीन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया गया आज के सेशन में, बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, बिहार बोर्ड के जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, +2 का, उसकी जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सब का डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट पार्ट बना है। इसमें 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया है। कल नेक्स्ट पार्ट आएगा, वो भी 20-25 क्वेश्चन आएगा। ऐसे करते करते लगभग 300 से 400 क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने की संभावनाएं बनी रहती है, उसी को डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।